नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में भारत में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं वो सारे आंदोलन पढ़ चुके हैं और आज का जो नया टॉपिक है अपना वो है राष्ट्रवाद का उदय, कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का सूत्रपात हुआ, किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ और ऐसे क्या क्या कारण रहे जिन्होंने भारत में भारतीयों को एकत्रित करके आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थीं, या ये कह सकते हैं कि जितनी औपनिवेशिक नीतियां थीं, उन सभी नीतियों के विरोध में भारतीयों ने एकजुट होकर के संघर्ष किया, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जानते हैं। और आज उसका पहला चरण है राष्ट्रवाद का उदय, कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उस राष्ट्रवाद के उदय में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं थीं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी क्रम में आज का पहला सवाल, ये सवाल आप लोगों को दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। और अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है वो इनमें से किन किन लोगों ने की थी। पहला ऑप्शन था आपका भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन था विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा ऑप्शन था वारिंद्र कुमार घोष और चौथा ऑप्शन था पुलिन बिहारी। इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं। वीडी सावरकर ने नासिक में, और नासिक कौन से राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के नासिक में 1924 में किसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत लोगों ने इसके आंसर भेजे थे, कई बच्चों ने नहीं भेजे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो आंसर नहीं भेजते उनका, और आगे भी उनका ऐसे ही धन्यवाद करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, आज का जो पहला सवाल है उस पे आते हैं। सवाल है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी कि भारत में जितने भी सामाजिक सुधार हुए उनको देखते हुए, उसके साथ साथ जितने भी राजनीतिक सुधार हुए उनको देखते हुए, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध किया। इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, कई बार तो ये सोच में आ जाता है कि राजनीतिक सुधारों का विरोध किया, लेकिन राजनीतिक सुधारों का विरोध नहीं हुआ। मतलब राजनीतिक सुधारों को लेकर के जिसने अंग्रेजी नीतियों का या अंग्रेजों का जो विरोध किया था वो व्यक्ति कौन था। तो पहला ऑप्शन है आपका दादा भाई नेहरू, दूसरा है सुरेंद्र नाथ, तीसरा है राम मोहन राय और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा राम मोहन राय। राम मोहन राय को भारत का अग्रदूत कहा जाता है, भारत का या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है। बिपिन चंद्र एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। बिपिन चंद्र ने कहा था कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश देने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। अगर हम बिपिन चंद्र पाल की तरह या बिपिन चंद्र की अनुसार अगर इसका राइट आंसर होगा तो वो राजा राम मोहन राय होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन किया था सबसे पहले भारत में। तो अन्य इतिहासकारों का मत है तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है जिसका उत्तर क्या माना गया है, राम मोहन राय माना गया है, कि राजनीतिक सुधारों को लेकर अंग्रेजों का विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वो राजा राम मोहन राय थे। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था।
यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना या संस्थापक सदस्यों में 3 लोगों का नाम आता है, जिनमें से पहला नाम है फिरोज शाह मेहता का, दूसरा नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी, और तीसरा नाम आता है केटी तेलंग का। यानी कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग ने तीनों ने मिलकर के क्या की थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 में की थी। और कहां पर की थी? बम्बई में की थी। अभी हम जिस बम्बई की चर्चा कर रहे हैं, इस बम्बई में उस समय गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा भाग आता था। बाद में 1960 में भाषा के आधार पर बम्बई और गुजरात को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर। तो जो गुजराती भाषी क्षेत्र था वो गुजरात हो गया और जो मराठी भाषी क्षेत्र था वो महाराष्ट्र हो गया। तो फिरोज शाह मेहता, तो इन तीनों में से कौन है इसमें राइट आंसर? फिरोज शाह मेहता होगा। फिरोज शाह मेहता को बम्बई का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बम्बई का बेताज बादशाह। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से किसको जाना जाता था? फिरोज शाह मेहता को जाना जाता था, जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इसके तीनों संस्थापक सदस्यों के नाम क्या होंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 1885 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिससे हर बार परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1686, 1886, 1887, 1888। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा अपना, वो होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। थोड़ा सा इसके बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, जिसका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का संस्थापक सदस्य कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नेरोजी ने सुझाव दिया और उनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर। स्थापना किस रूप में हुई है? भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में। दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। इसकी जो स्थापना होनी थी वो होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में क्या हुआ? हैजा फैल गया और हैजा फैलने के कारण इसकी स्थापना पुणे की बजाय कहां पर हुई? बंबई में की गई। और बंबई के किस कॉलेज में? तेजपाल, इसका पूरा नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और इस कॉलेज में जब इसकी बैठक हुई तो इसकी प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है।
और इस बैठक के पहली बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए वो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया, और इसके जो महासचिव थे वो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई, जहां इसकी पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके महासचिव A.O. ह्यूम थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। तो इस तरीके से इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1885 होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे पहले अध्यक्ष? अभी मैंने नाम बताया है आपको, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कब की थी इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता? 1885 में की थी, जो कहां पर हुआ था पहला अधिवेशन? बंबई में हुआ था। इनको शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। कई बार ऑप्शन में व्योमेश चंद्र बनर्जी ना हो, WC बनर्जी होगा। ठीक है, तो पहली बैठक की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? WC बनर्जी ने की थी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके जो महासचिव थे, तो महासचिव कौन थे कांग्रेस के? वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब इसमें पूछा गया है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। पहले की तो हमें पता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसके एक साल बाद। कब? 1886 में। और 1886 में ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की जो बैठक हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। और कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। यानी कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में हुआ था। कहां हुआ? कलकत्ता। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो दादा भाई नेरोजी रहे हैं। पहले के बंबई अधिवेशन के व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्गों की या सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था इसको? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। यानी कि उस समय जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय जो उसके वायसराय थे भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रखना है। तो लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस का उपहास उड़ाया था ये कह करके कि यह एक ऐसी संस्था है जिसमें सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक शामिल हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कांग्रेस को किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा है। सवाल को कैसे भी घुमा सकता है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अभी आपने देखा कि कौन था उसका वायसराय? लॉर्ड डफरिन था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन होगा? लॉर्ड डफरिन होगा। कब हुई इसकी स्थापना? 1885 में। लेकिन लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1884 से लेकर के 1888 तक। ये कार्यकाल भी कई बार पूछ लेता है कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब तक रहा है? तो 1884 से 1888 तक, 4 साल तक भारत में ये वायसराय के पद पर नियुक्त रहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे। अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, मोहम्मद अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में। 1887 में। कहां पर हुआ था? मद्रास में 1887 में। और इस अधिवेशन में पहले मुस्लिम व्यक्ति को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, और उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन 1887 में कांग्रेस के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, जो पहले मुस्लिम थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ये सवाल। अब अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अब पूछा है कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष देखते हैं। एओ ह्यूम, ये महासचिव थे, अध्यक्ष कभी रहे नहीं। जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, चतुर्थ अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 को। कहां पर? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद के अधिवेशन, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में जो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूलो थे। ये वो जॉर्ज यूलो हैं जिन्होंने औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल देने की बात की थी इस चौथे अधिवेशन में, कि भारत में जो एजुकेशन है वो औद्योगिक और तकनीकी स्तर पर दी जाए, जिससे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक शिक्षा को समर्थन प्राप्त हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? अपना जॉर्ज यूले हो जाएगा। जॉर्ज यूले कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? चतुर्थ अधिवेशन के। और चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। इतने सवाल यहां से आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा है? अब हमें इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इनमें से मात्र बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। कब रहे हैं? 1920 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं हम। देखिए, एनी बेसेंट मूल रूप से भारत की नहीं थी, ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और आयरलैंड की थी। इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की ये प्रधान रही हैं 1907 से लेकर के 1933 तक। किसकी अध्यक्ष रही है ये? थियोसोफिकल सोसाइटी की। और इसी समय पीरियड में इन्होंने क्या किया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग दो लोगों ने बनाई थी, एक तिलक की होम रूल लीग और एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तो तिलक वाली होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो की थी 1916 में। तो 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। 1907 से 33 तक ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही है, प्रधान रही है। उसके बाद में 1917 में, कब? 1917 में 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन की ये अध्यक्ष रही कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की।
और एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। अब यही एक सवाल बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन रही हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्षा कौन रही हैं? एनी बेसेंट रही हैं। ठीक है, तो एक सवाल ये हो गया आपका। अब आ रहा है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू 2 बार इसके अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक तो 1917 में, सॉरी 1917 नहीं 1919 में, 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। तो अमृतसर के कांग्रेस के अधिवेशन में 1919 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जहां पर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। उसके बाद में अगली बार ये अध्यक्ष बने 1928 में। तो 1919 और 1928 के अधिवेशन में, तो 1928 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की है? अध्यक्षता की है। तो अब इनमें से बचा कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता होने के कारण इनको कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। थे तो लाला लाजपत राय भी, क्योंकि 3 लोगों का नाम आता है गरम दल में सबसे ज्यादा, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो लाला लाजपत राय को कब बनाया गया? 1920 में। एनी बेसेंट को 1917 में, और 1919 और 1928 में किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, बहुत बड़े वकील थे उस समय के। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो अभी हमने देखा था कि एनी बेसेंट को चुना गया था 1917 में। तो कब हुआ था? देखिए इसमें 1917 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया था? एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। चलिए अगला सवाल। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम भारतीय महिला पूछा, इसका मतलब एनी बेसेंट का नाम आएगा नहीं। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, भारत की थी नहीं। तो इसमें पहली भारतीय महिला ऐसी कौन सी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों उसका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन में, कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की क्या रही हैं? अध्यक्ष रही हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये गांधी जी की बहुत विश्वास पात्र और निष्ठावान साथी रही हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। सरोजिनी नायडू 1947 से लेकर के 1949 तक, कब तक? 1947 से 1949 तक क्या रही हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। सरोजिनी नायडू यूपी की राज्यपाल रही है 2 साल तक, और सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो प्रथम महिला राज्यपाल अगर सवाल पूछा जाता है तो किसका नाम आता है? सरोजिनी नायडू का आता है। और वो किस राज्य की राज्यपाल रही हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में इन्होंने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट का नाम आएगा, और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? अब हमें इनमें से अधिवेशन का नाम बताना है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर के रहूंगा। तो बताइए, पहला है आपका बनारस अधिवेशन 1905, दूसरा है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906, तीसरा है आपका सूरत अधिवेशन 1907 और चौथा है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने स्वराज को लेने की बात की थी। और इस लखनऊ अधिवेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए माना जाता है कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो मतभेद हुए थे उन मतभेदों को खत्म किया गया, और उन मतभेदों को खत्म करने के बाद में कांग्रेस और लीग के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ, जिसे हम कांग्रेस लीग समझौते के नाम से जानते हैं। और ये जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों का ही नतीजा था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के समझौता किया था। हम इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं कि लखनऊ समझौता कह लो या कांग्रेस लीग समझौता कह लो। दूसरी बात आती है कि इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे इसके अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? यानी कि जितनी भी भारतीय रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनके प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति कब घोषित की थी? तो वो की थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कब की थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विजय राघवाचारी। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। उसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी, जिसमें कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के लिए क्या की थी? पहली बार नीति की घोषणा की थी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए आजादी तक, उनमें से मात्र एक अधिवेशन था 1924 का, जिसमें गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो अधिवेशन हुआ था दोस्तों बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगला सवाल। अब इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बता देना कमेंट बॉक्स में, अपने आंसर देखें। और इससे भी बेहतरीन सवालों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।